गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आप सभी आई थिंक होली का एंजॉय कर रहे होंगे। इस एंजॉयमेंट में कुछ पढ़ाई भी हो जाए तो उस पढ़ाई को लेकर उत्कर्ष परिवार आपके लिए यूट्यूब पर कंटिन्यू हम लोग नए नए वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं। बाकी लाइव क्लासेस चल ही रही हैं। उन्हीं क्लासों में एक हिस्ट्री की क्लास वही पुराने और कुछ नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 5वें मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 2रे मंडल में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है, तो इसका क्या आंसर होगा बेटा? जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेके अगर हम बात करें, सही बच्चों के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट जवाब है। यानी अगर हम बात करें ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है बेटा, बिल्कुल सही बताया, 3रा मंडल ये किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। तो पहली चीज 3रे मंडल से रिलेटेड कुछ बातें। गायत्री मंत्र अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में है? ऋग्वेद का 3रा मंडल। ये जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है? तो आप कहेंगे यह सूर्य देवता को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। इसको किसने लिखा है बेटा? ठीक है, इसका संकलन किसने किया है? तो इसका संकलन किया था, अगर मैं बात करूं, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने इसका संकलन किया। तो ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है किससे? ऋग्वेद के 3रे मंडल से। अब अगर हम बात करें 9वें मंडल के बारे में, तो 9वें मंडल में चर्चा की गई है सोम रस की। किसकी बात की गई है? सोम रस की बात की गई है बेटा। ये सोम रस कहाँ से मिलता था? यह सोम रस मूजवंत पर्वत से प्राप्त होता था। मूजवंत पर्वत से प्राप्त होता था बेटा। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम बात करें ऋग्वेद का 9वां मंडल ये इंगित करता है, और कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सैंधो जन अनजान थे, यानी सैंधो सभ्यता के लोग अनजान थे गन्ने से, गेहूं से, जौ से, उपयुक्त में से सभी। सैंधो सभ्यता के लोग किस चीज की खेती नहीं करते थे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सही आंसर होगा बेटा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ बच्चे कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं बेटा। अगर हम बात करें तो ए इज द राइट आंसर, यानी गन्ने से अनजान थे बेटा। सैंधो सभ्यता के लोग गेहूं की खेती करते थे, जौ, और अगर हम बात करें चावल, चावल की भी खेती करते थे। चावल के साथ साथ लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें गन्ने के कहीं से भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। निम्नलिखित में से किसे वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेदों का संकलनकर्ता, संकलनकर्ता की बात हो रही है बेटा। महर्षि वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, भरत मुनि, कृष्ण देवपायन। किसे वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो वेदों के संकलनकर्ता के रूप में बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग, यानी सही है, बिल्कुल ठीक है, सही जवाब दिया बेटा। कृष्ण देवपायन इज द राइट आंसर। अब अगर हम बात करें वेदों का बेटा, तो याद रखिएगा वेद अपरुषवीय हैं, अपरुषवीय हैं, अपरुषवीय हैं, यानी इनकी किसी पुरुष ने रचना नहीं की है, कहानियों का संकलन किया है। संकलन किसने किया है? कृष्ण देवपायन ने। वेद कितने हैं बेटा? 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, ठीक है। इनका क्रम क्या है? तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर ऋग्वेद है बेटा। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे हमारा सामवेद है, दूसरे पे सामवेद है। तीसरे पे क्या है? तीसरे पे यजुर्वेद है, यजुर्वेद है बेटा, ठीक है। चौथे पे क्या है? चौथे पे है अथर्व, अथर्ववेद है, अथर्ववेद है चौथे नंबर पे। ये क्रम है, याद रखिएगा। ये जो प्रारंभ के 3 हैं इन्हें वेद त्रयी भी कहा गया है बेटा। क्या कहा गया है? वेद त्रयी भी कहा गया है, वेद त्रयी भी कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है? जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है बेटा? पहला है गुरु है, शिष्य है, पूर्ण ज्ञान है, मोक्ष है। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मोक्ष या पूर्ण ज्ञान या शिष्य या गुरु? तो जैन धर्म में अगर हम बात करें बेटा तो पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य। जैन धर्म के बारे में अगर हम बात कर लें बेटा एक रफली वे में, तो जैन धर्म से रिलेटेड, तो जैन धर्म किस धातु से बना है? जिन धातु से, याद रखना। इसका अर्थ होता है विजेता, और यही क्वेश्चन पेट में पूछा गया था, ठीक है। जिन का अर्थ होता है विजेता।
जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्या हुए बेटा? 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो तीर्थंकर जैन धर्म में ऋषियों को, मुनियों को तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसमें 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ थे। पारस्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे बेटा, और इनके पिता का नाम अश्वसेन था और वह बनारस के क्या थे? बनारस के राजा थे अश्वसेन। ठीक है, पारस्वनाथ ने 4 महाव्रत की बात की है। पहला अहिंसा की बात करते हैं बेटा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा सत्य की बात करते हैं। तीसरा अस्तेय की बात करते हैं, अस्तेय की बात करते हैं। चौथा अपरिग्रह की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं बेटा। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम बात करें 4 आर्य सत्य ये किसने बताए थे? ये बताए थे 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ ने। 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ये किस नंबर के तीर्थंकर हुए बच्चे? यह 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। इन्होंने इसमें एक नई चीज जोड़ी थी और वह थी ब्रह्मचर्य थी। क्या थी बेटा? ब्रह्मचर्य, ये चीज। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो आपका जवाब होगा ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या कह रहा है? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन सारनाथ में, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में, चौथा बौद्ध संगीत चतुर्थ कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही होगा बेटा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बता दिए क्या होगा इसका सही आंसर। क्या सही आंसर होगा इसका बेटा? यानी अगर हम बात करें तो पहला बौद्ध संगीत सारनाथ, क्या सही है ये? तो बिल्कुल सही जवाब, सही बच्चों ने बिल्कुल सही। सब तो पारंगत हो चुके हो अब तुम लोग। ठीक है, पहला राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें पहली बौद्ध संगीत बेटा कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। ठीक, दूसरी 383 BC में हुई थी बेटा। ठीक है बेटा, तीसरी बौद्ध संगीत 251 BC में हुई थी। ठीक, ये कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें शासक कौन कौन से थे, तो प्रथम बौद्ध संगीत के समय जो शासक था बेटा, ये शासक था अजातशत्रु। कौन था बेटा? अजातशत्रु, अजातशत्रु शासक था। ठीक है, दूसरे में अगर हम बात करें कालाशोक, दूसरे में कालाशोक था। ठीक है, चौथे में अगर हम बात करें अशोक था, अशोक था। ठीक, इसी तरीके से अगर हम पांचवें में बात करें तो पांचवें में भी अगर हम बात करें, पांचवें में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, पहला बनेगा हीनयान बौद्ध धर्म, यहाँ पे हीनयान, और महायान में कन्वर्ट हो जाता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे फैक्ट्स थे जो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का ए इज द रॉन्ग आंसर। बाकी सही बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? कालक्रम सही है मतलब कौन सा बिल्कुल सही वंश लगा हुआ है? पहला है नंद वंश, नंद वंश के बाद शिशुनाग वंश, हर्यंक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग, फिर हर्यंक वंश, दूसरा है हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, तीसरा शिशुनाग, नंद, हर्यंक। तो याद रखिएगा मगध पर बेटा, मगध पर जो पहला क्रम था, पहला वंश था बृहद्रथ वंश था, बृहद्रथ वंश था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें हर्यंक वंश था, हर्यंक वंश था, और इस हर्यंक वंश का जो संस्थापक था बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, यह अगर हम बात करें बिंबसार था। कौन था बेटा? बिंबसार था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस पर शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और इस शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही इस वंश का संस्थापक था, शिशुनाग ही इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा वंश था, इसके बाद था आपका नंद वंश।
नंदवंश। नंदवंश में अगर हम बात करें बेटा तो कौन था यहाँ पे नंदवंश में? महापद्मनंद, महापद्मनंद था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इससे अगर हम मैच करा रहे हैं तो क्या है? हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आ रहा है? नंदवंश आ रहा है। ठीक, तो ये क्रम है। लगभग सही बच्चों का, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अब बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग का लगभग तैयारी लगभग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। बस आपको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है इसके ब्रशअप करने की, यानी डेली कहीं ना कहीं चीज़ों से इंगेज रहें ऐसे क्वेश्चंस के, ताकि चीज़ें भूलें ना, क्योंकि भूलना बड़े खतरे की घंटी होता है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, पता चले कि अगर आप अभी रेस्ट में आ गए, रेस्ट मूड में चले गए, तो फिर वो खतरा ही खतरा है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही हो जाता है। 7, कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया। 7वें शिलालेख, 11वें लेख, 10वें शिलालेख, किस में किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन? तो कलिंग युद्ध के बारे में अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने बात की थी कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग के युद्ध के बारे में बेटा अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? एक था अशोक वर्सेस कौन था बेटा? अशोक वर्सेस अगर हम बात करें अनंत पद्मनाभन। ठीक, और यहाँ हारता कौन है? अनंत पद्मनाभन। ठीक है, उल्लेख किस में किया गया है? 13वें लेख में किया गया। 13वें, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के कहीं लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसको लेके, कलिंग युद्ध को लेके। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन इज द राइट है। मिलिंद पनोह क्या है? मिलिंद पनोह क्या है? जल्दी से बताइए मिलिंद पनोह क्या है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मिलिंद पनोह क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, मिलिंद पनोह क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलिंद पनोह क्या है बेटा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन, मिलिंद पनोह क्या है? मिलिंद पनोह क्या है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताइए मिलिंद पनोह क्या है। याद रखिएगा मिलिंद पनोह बेटा एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक, अगर हम बात करें, एक शासक था मिनांडर शासक हुआ करता था। ठीक है, उसकी चर्चा होती है नागसेन एक बौद्ध भिक्षु है बेटा। ठीक है, तो इसकी जो चर्चा है बेटा, चर्चा वही किताब बनी और उस किताब का नाम होता है मिलिंद पनोह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है। यानी अगर हम बात करें मिलिंद पनोह क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें किसकी चर्चा है? मिनांडर और नागसेन की चर्चा की गई है। और अगर फिर उसमें हम बात करें बेटा तो लिखा किसने है? नागसेन ने, एक बौद्ध भिक्षु था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 17 बार आक्रमण किया? बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए बता दिए किसने 17 बार आक्रमण किए। अल्पतगीन, मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन है महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से। अल्पतगीन, मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन महमूद गजनवी। तो अगर हम बात करें बेटा 17 आक्रमण की तो डी ऑप्शन सही है। तो चलिए महमूद गजनवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लें बेटा। पहली चीज, एक इतिहासकार हुए हैं हेनरी इलियट। जो हेनरी इलियट इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने ये बताया कि महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के मध्य भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया, कितनी बार? 17 बार। कब से कब तक? 1000 से 1027 के मध्य हुआ था। ठीक है बेटा, अब हेनरी इलियट ने ये तो तथ्य बता दिया। अब बात करते हैं महमूद गजनवी से रिलेटेड क्या क्या चीजें थी। जैसे कहा जाता है कि 1000 में इसने पहला आक्रमण राजा जयपाल पर किया था बच्चे। पहला आक्रमण किस पर? जयपाल पर किया। दूसरा 1001 ईस्वी में इसने किसने किया? फिर राजा जयपाल पे। तो राजा जयपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने
किस शासक ने महमूद गजनबी के आक्रमणों से तंग आकर या परेशान होकर आत्महत्या कर ली? तो उसका जवाब होता है वो है राजा जयपाल। शासक कहाँ था? पेशावर वाले बेल्ट का शासक था बेटा, ठीक है। फिर महमूद गजनबी के इंपॉर्टेंट आक्रमण में अगर हम बात करें तो 1025 यह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करेगा बेटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ? गुजरात में है। यहाँ का शासक कौन था बेटा? तो आप कहेंगे सर यहाँ का शासक भीमदेव था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भीमदेव प्रथम, ठीक, भीमदेव प्रथम इंपॉर्टेंट है। भीमदेव क्या करता है बेटा? बिना युद्ध का सामना किए भाग जाता है, तो कहा जाता है सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, तोड़ा भी गया। यहाँ पे यह आखिरी अभियान हिंदुस्तान के विरुद्ध कब करता है? तो आपका जवाब होगा 1027। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आखिरी अभियान किसके विरुद्ध करता है? जाटों के विरुद्ध करता है। कब करता है? 1027 में। महमूद गजनबी के साथ कुछ लोग आए भी थे, जैसे इसके साथ अल बरूनी आता है बेटा। अल बरूनी क्वेश्चन पूछा था किसने, कौन सी किताब लिखी है अल बरूनी ने? किताबुल हिंद लिखा है अल बरूनी ने। अल बरूनी के ऐसा महमूद गजनबी के साथ और कौन आता है? फिरदौसी, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरदौसी किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ। इसने क्या लिखा है बच्चे? शाहनामा इसने लिखा है बेटा, शाहनामा लिखा है। फिर अगर हम बात करें बेटा फिरदौसी के साथ उतबी ने कौन सी किताब लिखी है? तारीख सुबुक्तगीन, ठीक है, तारीख सुबुक्तगीन। तो इस तरीके से अगर ये बात करें महमूद गजनबी के साथ ऐसे ऐसे लोग आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो जाता है? डी ऑप्शन हो जाता है। मोहम्मद गौरी के बारे में अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किए। 1075 मुल्तान पर आक्रमण करता है। 1078 यह गुजरात पाटन पर आक्रमण करता है। तराइन के 2 युद्ध लड़ता है। पहला युद्ध तराइन का 1191, दूसरा 1192, दूसरा ये जीत जाता है बेटा, ठीक। तो ये रहा मोहम्मद गौरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आंसर। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक, किसने रखी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए, इसका जवाब दीजिए कोई, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, क्या सही आंसर होगा इसमें। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? बख्तियार काकी, इल्तुतमिश, ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा, तो बिल्कुल सही बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही बच्चों का जवाब है। ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा जान लीजिए। ऐबक सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है, यह दिल्ली का पहला सुल्तान नहीं था बेटा, याद रखिएगा। इसकी उपाधियां क्या थी? पील बख्श। पील बख्श का मतलब होता है बेटा हाथियों का दान करने वाला। यह कुरान ख्वा के नाम से भी जाना जाता है, कुरान ख्वा के नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऐबक के बारे में, ऐबक एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में, उत्तर भारत में निर्मित पहली मस्जिद कौन सी थी? तो आपका जवाब होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पे है बच्चे? यह है दिल्ली में, ठीक है। फिर यह कुतुब मीनार, उसके बाद यह एक और बनवाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, यह भी जान लो, काफी इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है बच्चे? यह है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यह किसका निर्माण प्रारंभ करता है? कुतुब मीनार का। तो बेटा कुतुब मीनार से रिलेटेड एक और फैक्ट बनता है, क्या? क्वेश्चन पूछा था किसकी याद में बनवाना प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ किया था किसकी याद में? कुतुब बख्तियार काकी। ये जो सूफी संत है बेटा कुतुब बख्तियार काकी, यह इन्हीं की याद में प्रारंभ किया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराना प्रारंभ किया था। यानी अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में? कुतुब बख्तियार काकी। पूरा कौन करवाता है? तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश इसे पूरा करवाता है। इसकी 4थी तथा 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक FST करवाता है, ठीक है बच्चे। तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था,
ठीक है। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश पहला सुल्तान बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं कि रक्त पिपासु शासक के तौर पे भी इसको याद किया जाता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, सी द राइट आंसर। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज नामक विभाग का गठन सर्वप्रथम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज नामक विभाग का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा? ए अलाउद्दीन, बी मोहम्मद तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। क्या सही होगा बेटा? तो लगभग ये तो कई बार हम लोगों ने चर्चा भी कर ली है बेटा। दीवाने आरिज कई बार मैंने लिखा है, मैंने बताया भी कि दीवाने आरिज कहिए या फिर दीवाने अर्ज कहिए। बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगर हम बात करें बेटा दीवाने अर्ज, तो बलबन इज द राइट आंसर। चलिए आइए देखते हैं किसने कौन कौन सा विभाग बनाया था, इसके बारे में जान लीजिए, विभाग के बारे में केवल। ठीक, जैसे विभाग में अगर हम बात करें, इसने दीवाने रियासत एक विभाग बनाया था। दीवाने रियासत विभाग का गठन किया था किसने? दीवाने रियासत विभाग का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे संबंधित था? यह बाजार मूल्य नियंत्रण से संबंधित था, यानी बाजार की जो मार्केट है अप एंड डाउन न होने पर इसको लेके नियंत्रित रहे, इसके लिए दीवाने रियासत। यह दीवाने मुस्त खराज विभाग की भी स्थापना करता है। दीवाने मुस्त खराज एक विभाग की स्थापना करेगा। किस चीज के लिए? बाजार में जो टैक्स कलेक्शन में थोड़ा सा, जैसे कह सकते हो कि रेस्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, जो बकाया लगान है उसको वसूलने के लिए दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना करेगा। ठीक है बेटा, तो ये दो विभाग इंपॉर्टेंट बनाता है। और अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा विभाग बनाएगा यूनिक? यह बनाएगा दीवाने कोही विभाग। दीवाने कोही विभाग। क्वेश्चन कई बार पूछा है दीवाने कोही विभाग किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे? कृषि से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद बलबन दीवाने अर्ज विभाग, और यह किससे संबंधित था बेटा? दीवाने अर्ज विभाग, तो आप कहेंगे दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात इल्तुतमिश के बारे में, यह एक चालीसा दल का निर्माण करता है। चालीसा दल, ठीक है, और एकता व्यवस्था प्रारंभ करता है। एकता व्यवस्था। तो इस तरीके से सारी चीजें मतलब जो मैंने बताया इसको एज इट इज रट्टा मान लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो विभाग हैं काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ जाता है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन चिश्ती सिलसिले का सूफी संत था? कौन चिश्ती सिलसिले का सूफी संत था? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का कौन चिश्ती सिलसिले का संत था? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा बेटा? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ एबव, बिल्कुल सही, सब बता रहा हूं, बिल्कुल सही। यानी अगर हम बात करें डी ऑप्शन, कुतुब बख्तियार काकी, अभी हम लोगों ने चर्चा की, इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, हनूज दहली दूरस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये किसने बोला? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अकबर ने महजर की घोषणा कब की थी? महजर की घोषणा कब की? जनवरी 75, सितंबर 79, जून 82, डी जुलाई 82। महजर की घोषणा, महजर की घोषणा। महजर का मतलब क्या होता है बेटा? पहले समझ लो। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। कई बार हम लोगों ने चर्चा कर ली है महजर के बारे में बेटा। ठीक है, महजर क्या है इस पर नहीं चर्चा की है, कब से आया था ये चर्चा हम लोगों ने की है।
देखो जब धार्मिक अधिकार जो मौलवी लोगों के पास थे, काजी लोगों के पास थे, वो सारे रिलीजियस पावर किसने ले लिए? अकबर ने अपने हाथ में ले लिए। तो जब अकबर ने अपने हाथ में सारे रिलीजियस पावर ले लिए तो इसको बोला गया महजरनामा की घोषणा। तो अकबर वहां तक पहुंचा कैसे? अकबर, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अनएजुकेटेड था। तो अकबर अनएजुकेटेड था, याद रखिएगा बेटा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां तक कैसे पहुंचा अकबर, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। देखो अकबर के बारे में अगर हम बात करेंगे इससे रिलेटेड बेटा, तो अकबर ने क्या किया था, पहली बार 1575 में एक घोषणा की इबादत खाना की। इबादत खाना, सारी शुरुआत यहीं से होती है, इबादत खाना से। ये इबादत खाना क्या था बच्चे? प्रत्येक बृहस्पतिवार को क्या होता था, यहाँ बड़े बड़े दूर दूर से मौलवी लोगों को बुलाया जाता था और इस्लाम पे चर्चा करते थे। इसका परिणाम क्या निकला? बाद में ये 1578 में क्या करता है, यह सभी धर्मों के लिए खोल देता है, सभी धर्मों के लिए ओपन कर देगा कि सभी धर्मों के लोग आके यहाँ पर इबादत कर सकते हैं। इबादत मतलब अपने अपने धर्म की चर्चा करें। जैसे अगर हम बात करें हिंदू भी, बुद्धिस्ट भी, अगर हम बात करें ईसाई भी, मतलब पादरी उदरी सारे लोगों के लिए ओपन कर देता है ताकि आप चर्चा करें, अपने अपने धर्म की विशेषताओं को बताएं। जब आप चर्चा करोगे, अपने रिलीजन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करोगे, तो उससे अकबर देखेगा क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ से कंटेंट को अलग करने की कोशिश करेगा। तो यही था, सभी धर्मों के लिए जब खोला गया तो अकबर 1579 में क्या कर देगा, महजर की घोषणा कर देगा। महजर का मतलब सभी धार्मिक पावर किसके पास? अकबर के पास। इसी के बाद अकबर ने बेटा, आपने देखा होगा 1582 में एक धर्म चला देगा, दीने इलाही धर्म चला देगा। ठीक है बेटा, तो दीने इलाही धर्म से रिलेटेड एक और फैक्ट बन जाता है, एकमात्र हिंदू जिसने दीने इलाही धर्म स्वीकार किया वह कौन था? तो आप कहेंगे बीरबल वह हिंदू था जिसने दीने इलाही धर्म स्वीकार किया था। 1583 में बेटा क्या होता है, इसी के आधार पर अकबर ने इलाही संवत को प्रारंभ किया था, इलाही संवत को प्रारंभ किया था बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर बताया था आप लोगों ने, सितंबर 1579। और इससे रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स जिसको हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिवाजी के संरक्षक कौन थे? गुरु रामदास, दादाजी कोंडदेव, लखुधारी जादव राव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा बेटा? शिवाजी के संरक्षक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा देखते हैं, क्योंकि इसको हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था। देखते हैं कौन कौन सही बता रहे हैं, इसको हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी। गुरु रामदास, दादाजी कोंडदेव, लखोजी माधव राव, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने गलत भी बताया। दादाजी कोंडदेव इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है? किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है बेटा? किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की है, तो चलिए इसको बता दिए। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है? रामदास, गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, किसको कहा गया है? ठीक, तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव को बोला गया है सच्चा बादशाह बोला। ठीक है, गुरु अर्जुन देव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा। यह सिखों के 5वें गुरु थे, यह 5वें गुरु थे, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? यह अकबर के समकालीन थे, अकबर के क्या थे? समकालीन थे। और इन्हें फांसी की सजा जहांगीर इन्हें क्या करता है? फांसी की सजा देता है। ठीक है बेटा, गुरु तेग बहादुर के बारे में अगर हम बात कर लें बेटा, तो ये सिखों के 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। और औरंगजेब इन्हें क्या करता है? फांसी की सजा देता है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो रिलेट करता है किससे? कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर के बारे में जान लीजिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
अंग्रेजों ने अपनी किलाबंद कोठी को क्या नाम दिया? गुस्तावो फोर्ट, एलिजाबेथ फोर्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इनमें से सभी। चलिए इस पे चर्चा हम लोगों ने भी हाल ही फिलहाल के पेपर में की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या सही होगा? अंग्रेजों ने अपनी किलाबंद कोठी को क्या नाम दिया था? गुस्तावो फोर्ट, एलिजाबेथ फोर्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बिल्कुल। कुछ लोगों का सही जवाब भी आया फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी सी इज द राइट आंसर है बेटा। तो अंग्रेजों के बारे में अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रीफ कर लें बेटा अंग्रेजों से रिलेटेड। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो याद रखिएगा दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस भारत आया था। ठीक है बेटा। 1611 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री पहली कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई पहली, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा 1613 में अंग्रेजों ने दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई बच्चे? सूरत में लगाई थी। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1613 के बाद 1632 में इन्हें सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। अब कहेंगे सर सुनहरा फरमान क्या होता है? सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक यूसुफ आदिल शाह ने, ठीक है, कुतुब शाही ने क्या किया था? इनको एक सुनहरा फरमान दिया था, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। ठीक है बेटा। और इस सुनहरा फरमान के तहत था कि गोलकुंडा में आप फ्री में व्यापार कर सकते हैं, कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। सुनहरा फरमान कहते हैं। 1661 में इन्हें मिल गया बम्बई, और 1700 में क्या हुआ? 1700 में स्थापना की कलकत्ता की बेटा, और 1717 में फरमान मिला था। ठीक है। और यही फरमान बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह फरमान दिया किसने था? फर्रुखसियर ने दिया था। ठीक है। तो ये रहा अंग्रेजों से रिलेटेड क्वेश्चन। सी का 16 का सी ऑप्शन सही हो जाता है। 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। सर जेम्स आउट्रम्स, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, उपरोक्त में से सभी। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बुक का नाम भी मैंने कहा था, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही? क्या सही होगा इसमें? तो याद रखिएगा वी.डी. सावरकर के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था मित्र मेला समिति का गठन किया था, मित्र मेला समिति का। फिर उसके बाद अभिनव भारत का गठन किया था। और इन्होंने इंग्लैंड में किताब पब्लिश की। ठीक है। जिसमें कहा कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, और इस किताब के पब्लिकेशन पे रोक लगी थी। बाद में भगत सिंह ने इस किताब को फिर पब्लिश किया था इंडिया में। ठीक है। तो वी.डी. सावरकर से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स थे। अब अगर हम बात करें पागलपंथी विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? सिद्धू कान्हू, ठीक, टीपू मीर। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा बेटा? कौन पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? जल्दी से बताइए। पागलपंथी विद्रोह, इसको हम लोगों ने नहीं किया है। चलिए देखते हैं इसको कौन बता रहा है सही। ठीक है। जल्दी से बताइए इसका क्या सही होगा? पागलपंथी विद्रोह के बारे में जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सही होगा पागलपंथी विद्रोह के बारे में। सिद्धू तथा कान्हू सी ऑप्शन, ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन टीपू मीर। क्या सही होगा इसका? तो सही बच्चों ने, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। सिद्धू तथा कान्हू का कोई लेना देना नहीं, टीपू मीर इज द राइट आंसर। पहली चीज समझ ले, पागलपंथी विद्रोह हुआ कब था? 1813 से 1831। कहाँ पे हुआ था बेटा? बंगाल में हुआ था। ठीक है। तो बंगाल में हुआ था, तो इसको लीड कौन कर रहा था? टीपू मीर इसको लीड कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी इज द राइट आंसर। गुलामगिरी क्या है? ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित एक पुस्तक, बी. अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका,
महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका, इनमें से कोई नहीं। गुलामगिरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। गुलामगिरी से चर्चा तो हम लोगों ने की है, इस पे तो पर्याप्त चर्चा हम लोगों ने की हुई है, पर्याप्त चर्चा की हुई है। क्या होगा इसका सही आंसर? गुलामगिरी क्या है बेटा? गुलामगिरी क्या है? तो गुलामगिरी के बारे में अगर हम बात करें, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ज्योतिबा फुले के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो ज्योतिबा फुले ने एक समाज बनाया था, सत्य शोधक समाज 1873 में सत्य शोधक समाज बनाया था। ठीक है, उन्होंने किताब लिखी थी, गुलामगिरी किताब लिखी थी। ठीक है बच्चे, महात्मा गांधी की पत्रिका। ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला, महात्मा गांधी की उपाधियां यहाँ देख लेते हैं बेटा। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? तो आपका जवाब होना चाहिए मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को क्या कहा था? मलंग बाबा कहा था। ठीक है बेटा, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आप कहेंगे महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये कुछ महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट था। यहाँ से क्वेश्चन आता है यूपीपी के जैसे एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। वाई कुंभ सत्याग्रह कहाँ हुआ? बिहार, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कई बार हम लोगों ने चर्चा की है। वाई कुंभ सत्याग्रह जल्दी से बता दिए, वाई कुंभ सत्याग्रह कहाँ हुआ था? वाई कुंभ सत्याग्रह कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सही होगा? वाई कुंभ सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, वाई कुंभ सत्याग्रह। बेटा वाई कुंभ सत्याग्रह के बारे में अगर हम बात करें, केरल में हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 1924 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई कुंभ सत्याग्रह केरल में 1924 में हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किया है। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही। लॉर्ड रिपन के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक माना जाता है, पहला इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद अगर हम लॉर्ड रिपन के बारे में बोलें, तो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड रिपन के बारे में अगर हम बात करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक, इन्हीं के समय में एक कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी। क्वेश्चन पूछा जाता है हंटर कमेटी का संबंध किससे है? तो हंटर कमेटी का संबंध बेटा प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। फिर अगर हम बात करें, इन्हीं के समय में 1881 से भारत की नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। यह भी क्वेश्चन आता है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो थे उस समय। मैं क्या कह रहा हूँ, जब क्वेश्चन पूछे पहली जनगणना 1872 में, नियमित जनगणना कब हुई बच्चे? तो आपका जवाब होगा नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेटा, इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय में हुआ और इनको वापस जाना पड़ा। लॉर्ड लिटन के बारे में अगर हम बात करें, तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? लॉर्ड लिटन के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? पहली चीज, लॉर्ड लिटन एक उपन्यासकार था। ठीक है,
साहित्यकार, उपन्यासकार था। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो लॉर्ड लिटन के बारे में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया था। इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया था। 1878 में इसने आर्म्स एक्ट को जारी किया था। ठीक, राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लो बेटा। राजा की उपाधि किसने दी थी राजा राम मोहन रॉय को? तो आपका जवाब होगा अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, सब कलकत्ता में करते हैं। 1816 में वेदांत सोसाइटी का गठन करते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं बेटा। ठीक है, यस, वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1828 में इन्होंने क्या बनाया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये सारी चीजें राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाता है सी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अंग्रेजी सरकार ने भारत में कुल कितनी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल एक बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार? कितनी बार दिल्ली सरकार कह सकते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 22 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा? कितनी बार आयोजित किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल सही, 3 बार किया गया था। 1877 पहली बार, 1903 दूसरी बार, 1911 तीसरी बार। 1911 में जब किया गया था तो दिल्ली भारत की राजधानी बना दी गई थी, घोषणा कर दिया गया था इसी दरबार में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। इसी दरबार में बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया था। इसी दरबार में बंगाल विभाजन जो किया गया था 1905 में, उसको रद्द भी कर दिया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन, A.O. ह्यूम के संस्थापक थे। A.O. ह्यूम संस्थापक थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन कमेटी, फिर उसके बाद सी, ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सोच समझ के जवाब दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या सही आंसर होगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा बेटा, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा? A.O. ह्यूम। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना। कांग्रेस की बात करें बेटा तो कांग्रेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लो। कांग्रेस, ठीक है, पहला अगर हम बात करें, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, कब स्थापना हुआ? 1885 में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। जगह का नाम क्या था? जगह का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है बेटा, संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे बेटा। कांग्रेस शब्द किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने क्या नाम दिया था? कांग्रेस नाम दिया था। ये कांग्रेस नाम लिया कहाँ से गया है? तो आप कहेंगे कि सर ये कांग्रेस नाम अमेरिका से लिया गया है। इस पहले अधिवेशन में जो पहला सेशन हो रहा था बेटा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो आपका जवाब होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस समय भारत का वायसराय कौन था बेटा? ये भी याद कर लो, डफरिन इस समय भारत का वायसराय था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाता है? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का डी इज द राइट आंसर। लगभग ऑलमोस्ट सही जवाब, किसी का भी गलत जवाब नहीं था, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़े। क्या है? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत की गई? स्वदेशी, भारत छोड़ो, बिजौलिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही आसान, बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सपने में भी कोई पूछे तो बिल्कुल धड़ से जवाब। ठीक, चलिए, स्वदेशी बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बिजौलिया आंदोलन, किस आंदोलन की शुरुआत हुई? जल्दी से बता दीजिए, किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी?
किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बिल्कुल सही, सभी के बिल्कुल सही जवाब हैं। यानी अगर हम बात करें तो सभी ने बताया है ए ऑप्शन। चलिए, बंगाल विभाजन से रिलेटेड और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए बेटा। तो हुआ ये कि जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या घोषणा कर दी कि हम बंगाल विभाजन करने जा रहे हैं, और ये विभाजन कब लागू हो जाएगा? ये अक्टूबर 1905 में लागू हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बनता है, लागू कब होगा? अक्टूबर 1905 में। डिक्लेयर कब किया गया? जुलाई 1905 में। इसी बीच कांग्रेस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई अगस्त 1905 में। कहाँ ये इमरजेंसी मीटिंग हुई थी बच्चे? तो कलकत्ता में एक जगह है टाउन हॉल। टाउन हॉल कहाँ है? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यही डिसाइड किया गया कि हम इसका बहिष्कार करेंगे और अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो आपका जवाब होगा ये कलकत्ता के टाउन हॉल से। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने मीडिया को बुलाया और यहीं पर एक गीत लिखा। उस गीत का नाम था आमार सोनार बांग्ला। और क्वेश्चन पूछा जाता है आमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो याद रखिएगा बेटा, यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और यहीं पर वंदे मातरम गाकर प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा गीत हुआ था? तो वंदे मातरम सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था बच्चे। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि अक्टूबर 1905 को किस दिवस के तौर पे मनाए जाने की घोषणा की गई थी? राखी दिवस। यानी जिस दिन कांग्रेस का विभाजन होगा अक्टूबर 1905 को, ठीक, हिंदू मुसलमान की कलाई पे, मुसलमान हिंदू की कलाई पे राखी बांधेगा। यह एक परिचय देगा किसका? यह एक परिचय देगा कि हम आपस में भाई भाई हैं। ठीक है बेटा, किसने घोषणा की थी? ये सभी चीजें की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकमान्य की उपाधि दी गई गांधी जी को, बाल गंगाधर तिलक को, मदन मोहन मालवीय को, लाला लाजपत राय को। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यानी अगर हम बात करें लोकमान्य, तो सभी को पता होगा लोकमान्य की उपाधि, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। आई थिंक बिल्कुल सटीक जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड पहला फैक्ट क्या है? इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी मराठा, इसकी लैंग्वेज होती थी अंग्रेजी। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी केसरी, इसकी लैंग्वेज होती थी मराठी। इन्होंने क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव प्रारंभ किया। इन्होंने शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। ये अपने आप में एक यूनिक चीज थी। ठीक है बेटा, इन्होंने एक किताब लिखी थी गीता रहस्य नामक किताब लिखी थी बेटा। ठीक है, इन्होंने 1916 में एक डायलॉग मारा था कांग्रेस के अधिवेशन में, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेके रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड। और यह कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। एक मोटा जान लो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? 1916 में मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो BHU है किसके सहयोग से बनाया था? एनी बेसेंट। यही क्वेश्चन इस बार UPP में पूछा गया था, एनी बेसेंट के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान, साइमन कमीशन के जो विरोध हो रहा था इस दौरान, ठीक है, लाहौर में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय कर रहे थे। और इसी विद्रोह में लाला लाजपत राय लाठी चार्ज के कारण घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील होगी।
ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील होगी। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, डायलॉग डिलीवर किसने किया था, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद मजदूर, 1918 अहमदाबाद मजदूर। फिर अगर हम बात करें 1920 से 1922 कौन सा आंदोलन? असहयोग। और 1930 से 1934 याद रखिएगा 1930 से 34 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 से 1944 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, तो ये था गांधी जी से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो अब अगर हम बात करें तो आपको जो होली ऑफर चल रहा है बेटा, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर उत्कर्ष परिवार, जैसा कि हम लोग बार बार कहते हैं कि उत्कर्ष परिवार हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए खड़ा रहा है, तो इस बार होली में भी आपको एक गिफ्ट मिल रहा है। अप टू 90% तक का डिस्काउंट है आपको उत्कर्ष के सभी कोर्सेस पे, और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। तो अब अगर हम बात करें तो इसका भरपूर लाभ उठाइए, और भरपूर लाभ उठाने के साथ साथ तैयारी फिर कंटिन्यू रखिए। और हैप्पी होली सभी को। उम्मीद करूंगा होली में फुल टू एंजॉय कर रहे होंगे, और फुल एंजॉयमेंट के साथ अगर मैं बात करूं बेटा, तो तैयारी, मैं बार बार कह रहा हूं कि होली के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक एक महीने का गैप हो जाए, क्योंकि इलाहाबाद में कभी कभी बच्चे कुछ सोचते हैं कि अभी तो होली खत्म हुई नहीं है, होली चल रही है, और वो एक महीने तक होली खेलते रहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जब होली खेलने का बेटा सही मज़ा तभी है जब जेब में पैसा हो और आपके पास वर्दी हो। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी कंटिन्यू रखनी है। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।